हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि नल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, इसी तरीके से कोप्लेनर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि कभी भी एनालिसिस के दौरान अगर इस तरह का वेक्टर्स आता है तो हमको समझ में आना चाहिए कि किस तरह के वेक्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहला जो हम लोग को वेक्टर सीखना है दैट इज नल वेक्टर, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग दो तरह का फोर्सेस अज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। एक ऐसा फोर्स कंसीडर कर रहे हैं जिसके पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है वो फोर्स। और दूसरा हम इस तरह का फोर्स कंसीडर कर रहे हैं जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो फोर्स कुछ भी मैग्नीट्यूड कैरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं let us consider two types of forces। एक फोर्स जिसके पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है, नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का फोर्स एक कंसीडर किया मैंने, और दूसरा जो फोर्स मैंने कंसीडर किया है जीरो मैग्नीट्यूड का, जीरो मैग्नीट्यूड। अब बारी बारी से समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर हो रहा है। एक ऐसा फोर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड है, एक ऐसा फोर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है और एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड नहीं है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे डिफरेंस है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक फोर्स कंसीडर करते हैं जिसके पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है, यानी कि वो कुछ मैग्नीट्यूड कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे force, let us consider a force of 5 Newton acting in the positive x-axis direction। ओके, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि एक बॉडी हमारे पास है जिसपे फोर्स एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको दिखा देते हैं। ये हो गया 5 न्यूटन का फोर्स, डायरेक्शन क्या हो जा रहा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो अगर हम बात किया जाए, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जब कभी भी फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो फोर्स के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, फोर्स का डायरेक्शन भी बताना होगा। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी पूरी तरीके से डिफाइन तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताया जाए, जब उसके डायरेक्शन के बारे में भी बताया जाए। तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन और इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड जो हो गया इसका 5 न्यूटन। एंड अगर बात किया जाए डायरेक्शन का, तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि यहाँ पे नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा, यानी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि नॉन जीरो है मैग्नीट्यूड में अगर बात किया जाए तो अगर नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा, आपको यह भी बताना होगा कि 5 न्यूटन का फोर्स किस पार्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा। यानी एक बात कंफर्म है, जब कभी भी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, एक खास दिशा जिसमें वो फोर्स लग रहा होगा। यानी कि
वैसा फोर्स जिसके पास मैग्नीट्यूड है उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है जिसमें वो एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वैसा वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन असाइन किया जा सकता है। वैसा वेक्टर जिसके पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड होता है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे चूंकि इसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है तो इसका डायरेक्शन जो होगा इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। यहां पे अगर बात किया जाए वो पार्टिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, तो यहां पे इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये बात को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वैसे वेक्टर का जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी यहाँ पे जो दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फोर्स का जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी 0 न्यूटन का फोर्स देखते हैं लगा करके, क्या उसका डायरेक्शन हमको सोचना चाहिए, क्या डायरेक्शन असाइन किया जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जो केस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वो कंसीडर करेंगे एक फोर्स 0 न्यूटन का। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए फोर्स ऑफ 0 न्यूटन, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो यहां पे अगर हम बनाते हैं डायग्राम तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ये बॉडी है, इस पे 0 न्यूटन का फोर्स 0 न्यूटन का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करेंगे कि 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे, इसका मतलब ये हुआ कि आप फोर्स लगा ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम 0 न्यूटन का फोर्स चाहे इस डायरेक्शन में लगाएं, चाहे हम 0 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं, चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में 0 न्यूटन का फोर्स लगा दें, सारा एक ही बात होगा। क्यों एक ही बात होगा? क्योंकि एक्चुअल में फोर्स लगा ही नहीं है, ठीक है ना। फोर्स अगर लगता, अगर मेरे फोर्स के पास नॉन जीरो मैग्नीट्यूड होता, तब आप कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है ही नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी वैसा वेक्टर जिसके पास जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में बनाएंगे अगर, तो बात क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में फोर्स क्या हो रहा, लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस डायरेक्शन में अगर आप 0 न्यूटन लगा देते हैं, चाहे आप इस डायरेक्शन में 0 न्यूटन लगा देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही बात हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का, तो अगर बात करें मैग्नीट्यूड का, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? 0 न्यूटन। अगर बात करें डायरेक्शन का, तो वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड 0 है उसको कोई भी डायरेक्शन उसके लिए असाइन किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 0 न्यूटन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स आप 0 न्यूटन का किसी भी दिशा में लगाएं सारा बराबर है, एक जैसा। इसीलिए आप एक पार्टिकुलर डायरेक्शन चूज नहीं कर सकते हैं, जिस तरह के आपने नॉन जीरो यहाँ पे वेक्टर के केस में चूज किया था। इसीलिए ये डिफरेंस है एक नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर और एक जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर। नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का अगर वेक्टर है तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, लेकिन अगर जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो उसके लिए आप कोई सा भी डायरेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि 0 न्यूटन का फोर्स सिर्फ इसी डायरेक्शन में लग रहा, ये रॉन्ग। किसी भी डायरेक्शन में हम सोच सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो हो जाएगा, इट हैज एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से, तो देखिए, तो यहाँ पे दरअसल यहाँ पे चूंकि हम लोग को पता है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से दर्शाते हैं। तो चूंकि यहाँ पे इस केस में जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड है, तो हमको पता है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है,
इसीलिए यहाँ पे जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ले रहे हैं वो जीरो लेंथ का ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे अगर जीरो लेंथ का अगर आप लीजिएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो आपका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा। तो हमको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ए। तो इस तरह से कभी भी अगर वेक्टर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट हो गया, जिससे कि तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम उस तरह के वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कॉन्साइड कर गया है, यानी कि हम जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के बारे में यानी कि जीरो वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे बड़े आसानी से दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए ये लेंथ मैंने सेट कर लिया 5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर बड़े आसानी से ये वाला इनिशियल पॉइंट, ये वाला टर्मिनल पॉइंट, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर, दैट इज 5i का। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेक्टर है इसको कोई भी डायरेक्शन आप इसका असाइन कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 0i कैप, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से, और इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0j। कोई भी डायरेक्शन आप असाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन डायरेक्शन रखना है। कोई भी आप डायरेक्शन आप ले लीजिएगा जीरो वेक्टर का, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जिद पे मत आइएगा कि सिर्फ यही डायरेक्शन जीरो वेक्टर का हो सकता है, नहीं। जीरो वेक्टर के लिए कोई भी डायरेक्शन असाइन किया जा सकता है, उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। द वेक्टर इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट coincide, the vector in which the initial and terminal point coincide is known as zero और null vector, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट में जीरो वेक्टर को जो हम लोग डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर, जीरो और null vector are denoted by is denoted by इस तरीके से जीरो पे एरो लगा देते हैं, इस तरह जीरो वेक्टर हो गया। दूसरा, अगर डायरेक्शन के बारे में बात किया जाए तो क्लियर कर दिया मैंने, it can have any arbitrary direction, ओके। क्लियर हो गया बात, है ना। अगर बात करेंगे वैसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है तो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा। अगर बात करेंगे वैसे वेक्टर का जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो है, यानी जीरो वेक्टर्स का, तो आप उसके लिए कोई भी डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि वो सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, वो रॉन्ग होगा। आइए दूसरे टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वाला जीरो पे क्या दिया है मैंने, एरो दिया है। तो इस तरह का कहीं पर इस्तेमाल है तो आपको समझ जाना है कि जीरो वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या कहीं पर भी अगर इक्वेशन में जब हम वेक्टर के बारे में डील कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जीरो नहीं हो सकता है, वहां पे होगा तो जीरो वेक्टर होगा, सब एक ही कैटेगरी का चीज होगा ना। तो अगर हम वेक्टर के बारे में डील कर रहे हैं तो जीरो नहीं हो सकता है, वो जीरो वेक्टर आना चाहिए, एक ही तरह का, एक ही कैटेगरी का चीज आएगा ना। दूसरा में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, दूसरा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट इज पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल वेक्टर्स के केस में, पैरेलल वेक्टर्स के केस में पैरेलल वेक्टर्स के केस में यहाँ पे
जो पैरेलल वेक्टर डिफाइंड होता है, वेक्टर्स हैविंग एंगल आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पे समझिएगा, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब हुआ कि ऐसे वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके पास एंगल चाहे तो 0 डिग्री होगा, चाहे एंगल 180 डिग्री होगा। दोनों ही केस में वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। अब ये बात समझिए कि दो वेक्टर के बीच का, अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर कंसीडर करते हैं तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो कैसे हम लोग निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे मान लीजिए कंसीडर कर लेते हैं, एक वेक्टर ऐसा है मेरे पास, एक वेक्टर ऐसा है ए बी, और एक वेक्टर हमारे पास सपोज इस डायरेक्शन में है, सेम ही डायरेक्शन में है, ये सी डी, ठीक है। तो अगर इसके बीच का एंगल हमको दिखाना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, चूंकि देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फ्री वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और फ्री वेक्टर को आप बड़े आसानी से लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे सकते हैं। लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि आप वेक्टर को इस तरीके से पैरेलली मूव कर सकते हैं जिससे कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसका चेंज ना करे, तो आपके वेक्टर में भी कोई चेंज नहीं आता। तो फ्री वेक्टर्स को आप बड़े आसानी से लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सी डी वेक्टर को आप मूव कर लीजिए लाइक पैरेलल, देखिए तो कहाँ पे आ सकता है, यहीं पे आ जाएगा। एंगल निकालने के लिए दोनों का टर्मिनल जो पॉइंट है, दोनों का इनिशियल जो पॉइंट है उसको आप एक कर लीजिए। तो यहाँ पे सी डी को भी यहाँ पे कर ली, मान लीजिए वेक्टर सी डी है, दोनों का यहाँ पे देखिए अगर बात किया जाए तो दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम एक जगह पे हो गया ना। तो जब कभी भी दो वेक्टर के बीच का हमको एंगल मेजरमेंट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे ले आइए, बड़े आसानी से ला सकते हैं क्योंकि हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में डील कर रहे हैं। तो लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे करके आप बड़े आसानी से दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे ला सकते हैं, और दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे लाने के बाद आपको जितना एंगल नजर आएगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो कितना एंगल यहाँ पे आ गया, 0 एंगल आ गया ना, हेयर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक तरह का वेक्टर यहाँ पर भी अगर ऐसे लेते हैं जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया सी डी वेक्टर। तो अगर इसके बीच का एंगल निकालना, वही काम करते हैं, दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे लेके आते हैं। तो दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे ले आया मैंने, तो ये हो गया ऐसा, ये हो गया आपको सी डी, ठीक है ना। अब इसके बीच का एंगल देखिए कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा ना। तो हियर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर एंगल 0 डिग्री होता है या एंगल 180 डिग्री होता है, इस केस में मेरा जो वेक्टर है वो कहलाता है कि मेरा वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर्स है। याद रखिएगा, ये एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होने का मतलब हुआ कि मेरा वेक्टर्स चाहे तो सेम डायरेक्शन में होने वाला है, चाहे तो अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है ना। तो ये दोनों ही केस में एंगल क्या बनने वाला है, चाहे तो 0 डिग्री चाहे 180 डिग्री, और ये दोनों ही केस में मेरा जो वेक्टर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, जो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री वाले वेक्टर यानी सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर के बारे में स्टडी अलग से करेंगे, और अपोजिट जिसका डायरेक्शन हो रहा है उसके बारे में स्टडी अलग से करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे केस 1 में लेते हैं, केस 1 में लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि हम बात करना चाह रहे हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं अगर, ठीक है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेने का मतलब हुआ कि वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये लगा रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 0 में या पैरेलल वेक्टर्स के केस में कि मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी हो जाए, उससे लेना देना नहीं। पैरेलल वेक्टर यानी कि अगर बात किया जाए एंगल 0 का या एंगल 180 डिग्री का, तो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है वेक्टर का, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे वेक्टर मेरा पैरेलल ना हो उससे लेना देना नहीं है।
मेरा वेक्टर पैरेलल होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उसके बीच का एंगल चाहे तो 0 डिग्री होना चाहिए, चाहे तो 180 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन उसका चाहे तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, चाहे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का अगर बात करेंगे तो जो मेरा वेक्टर्स होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0 पैदा करने के लिए वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड कुछ भी ले लें, यहाँ पे मान लीजिए सी डी वेक्टर ले लें, मैग्नीट्यूड अलग है, ठीक है, तब भी ये क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। और ये केस 1 के अंदर में आएगा, यानी लाइक पैरेलल वेक्टर्स के श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री एंगल होने से क्या हो रहा है कि मेरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये मत सोचिएगा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर जो है वो सिर्फ मैंने यहाँ पर दिखाया है तो सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ही में हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक वेक्टर आप एक्स वाई प्लेन में ले लें, एक वेक्टर मेरा स्पेस में ले लें, बस शर्त ये है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन जैसे ही सेम होगा ऑटोमेटिक है कि उसके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंड दिस टाइप ऑफ वेक्टर here AB vector and CD vector have the same direction, hence they are called same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब थीटा कितना हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है, तभी तो सेम डायरेक्शन होगा ना। hence AB and CD vectors are like parallel vectors, अब यहाँ पे एक बात हमको और समझना है लाइक पैरेलल वेक्टर्स के केस में, ठीक है ना। एक बात और समझना है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए बी, अगर यहाँ पे सपोज मैंने कंसिडर कर लेता हूँ ए बी, इसको मैं ए वेक्टर कंसिडर कर लेता हूँ स्मॉल ए, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया मान लीजिए 6i कैप, ओके। अगर हम ये सी डी जो वेक्टर है उसको हम लोग मान लीजिए बी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग लिख देते हैं सपोज इसको कंसिडर कर लेते हैं 2i कैप। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ए वेक्टर इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 6i को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 2i। 6i के जगह पे हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, और ये 3 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू 2i को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2i को लिख सकते हैं बी वेक्टर, ये हो गया। देखिए तो क्या कहने का मतलब हुआ, ये वाला जो मैंने वेक्टर कंसीडर किया है, देखिए तो यहाँ पे जो वेक्टर मैंने कंसीडर किया है दैट इज 6i कंसीडर कर लिया मैंने, और सी डी जो कंसीडर कर लिया है, चूंकि यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड मैंने ज़्यादा दिखा दिया है, इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ मैग्नीट्यूड को, ये वाला ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसका भी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसका भी जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। हम आपको बताए थे कि अगर वैसा वेक्टर जिसमें सिर्फ आपका आई कैप है, यानी कि 6 यूनिट वेक्टर में से सिर्फ 1 यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन प्योरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, दोनों वेक्टर्स। ये बात एकदम कंफर्म है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों का डायरेक्शन सेम होने का मतलब हुआ कि थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा 0 होने का मतलब ये वेक्टर क्या कहलाएगा, लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस वेक्टर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी ये लाइक पैरेलल वेक्टर है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे लेमडा क्या है, लेमडा इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इसीलिए ध्यान रखिएगा जब कभी भी लाइक पैरेलल वेक्टर्स आएगा, यानी ऐसा वेक्टर्स आएगा जिसका डायरेक्शन सेम है, यानी ऐसा वेक्टर आएगा जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, उसको आप बड़े आसानी से a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो भी वेक्टर आने वाला है जो जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी सेम डायरेक्शन है, उसको हम लोग a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में 100% लिख सकते हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन का केस में, अगर ये पॉजिटिव रियल है तो डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम डायरेक्शन का वेक्टर्स को डील करता है। हाँ, ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड कुछ भी हो,
तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक पैरेलल वेक्टर हो, चाहे आगे डिस्कस करेंगे अनलाइक पैरेलल वेक्टर। यानी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है लाइक पैरेलल में कि डायरेक्शन एक होना चाहिए। डायरेक्शन एक कब होगा? जब यहाँ पे जो स्केलर यानी यहाँ पे जो रियल नंबर हम कंसीडर करने वाले हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे कंसीडर। इसीलिए जब कभी भी हम लाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो उसको बड़े आसानी से आप a इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। या अगर इसको हम रिवर्स वे में बात किया जाए तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए तो if A and B vectors can be written is written or can be forced is written or can be forced in the form A is equal to lambda B, then where lambda is positive real number, इसको समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे कंफ्यूजन्स काफ़ी होता है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रियल नंबर, then A and B must be like parallel vectors, like parallel vectors। बात समझे? ये हम कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी लाइक पैरेलल वेक्टर्स होगा यानी वैसा वेक्टर होगा जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी वैसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन सेम है, उसको अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ मिले, या आप इस तरीके से अगर लिख पाते हैं दो वेक्टर्स को, यानी कि गारंटी है कि वो वेक्टर्स क्या होगा, सेम ही डायरेक्शन में होगा, यानी गारंटी है कि वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी गारंटी है कि वो दोनों वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, लाइक पैरेलल वेक्टर्स होगा। क्योंकि जहां पे लेम्डा हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो क्योंकि लाइक पैरेलल वेक्टर ही को हम लोग इस तरीके का फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बात को दिमाग में सेट करिएगा। इसीलिए जब कभी भी हमको अगर साबित करना हुआ कि साबित कीजिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, या साबित कीजिए कि वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, या साबित कीजिए कि मेरा वेक्टर लाइक पैरेलल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, वो दोनों वेक्टर को इस फॉर्मेट में दिखा दीजिए इज इक्वल टू लेमडा बी, जहां पे लेमडा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो गारंटी होगा कि वो वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में होगा, वो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, यानी वो वेक्टर लाइक वेक्टर्स होगा, लाइक पैरेलल वेक्टर्स होगा। क्योंकि लाइक पैरेलल वेक्टर ही को हम लोग a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे लेमडा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, एग्जाम्पल से देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर बात किया जाए, देखे तो let us consider the vectors। a वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है 3i, b वेक्टर दिया हुआ मान लीजिए 6i। ओके, हमको बताना है कि ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, लाइक पैरेलल वेक्टर है या नहीं है, यानी इसके बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा, या यूँ कहें कि इसका सेम डायरेक्शन हो रहा है, यानी लाइक पैरेलल हो रहा है या नहीं हो रहा। सबका जवाब एक ही है कि आप क्या इसको a इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे लेमडा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। देखिए तो यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6i इज इक्वल टू 2 इंटू 3i लिख सकते हैं ना। 6i मतलब क्या हो गया, b वेक्टर, ये लेमडा हो गया, और ये 3i क्या हो गया, a वेक्टर। लिख दिया ना b इज इक्वल टू लेमडा लिख दिया, यानी ये वाला फॉर्मेट कैच किया ना, ये वाला फॉर्मेट कैच करने का मतलब है जहां पे लेमडा यहाँ पे क्या आ गया है, 2 आ गया है, विच इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो गारंटी है कि a एंड b के बीच का एंगल कितना होने वाला है, 0 डिग्री होने वाला,
यानी गारंटी है कि ये दोनों का डायरेक्शन जो होने वाला है, ए और बी वेक्टर का, वो क्या होने वाला है, सेम डायरेक्शन में होने वाला है, यानी कि लाइक पैरेलल वेक्टर्स होने वाला है। इसीलिए ए एंड बी। दूसरा केस में हम लोग कंसिडर करते हैं, केस टू में कंसिडर करते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या कंसिडर कर रहे हैं 180 डिग्री, यानी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक बात समझिए, चाहे थीटा 0 हो चाहे थीटा 180 हो, वो पैरेलल वेक्टर के श्रेणी में आता है। लेकिन अगर सिर्फ बात करें थीटा इज इक्वल टू 0 तो उसको मैंने कहा लाइक पैरेलल वेक्टर्स, अगर थीटा 180 डिग्री है तो वो वेक्टर्स कहलाएगा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए, तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं एक वेक्टर ए बी कंसिडर कर लेते हैं, दूसरा वेक्टर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सी डी, ये वेक्टर हो गया, सॉरी इस डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं, ये वेक्टर हो गया सी डी। ओके, यहाँ पे देखिए ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं, सिर्फ ये कंडीशन है अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए कि डायरेक्शन जो होना चाहिए वो जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो ऑटोमेटिक है कि वो किसके श्रेणी में आ जाएगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स में, क्योंकि अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो गारंटी है कि उसके बीच का जो एंगल होगा वेक्टर्स के बीच का वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर बनाना चाहे एंगल दिखाना चाहें तो ये सी डी वेक्टर को इधर ले आइए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैं यहाँ पे ए बी, दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे ले आई, ए बी वेक्टर हो गया। देखिए इसके बीच का एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया ना। अब ये वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि ये दोनों वेक्टर सिर्फ एक प्लेन ही पे हो रहा है, जो बोर्ड का प्लेन है यहाँ पे सिर्फ यहीं पे नहीं, आपको इस तरीके से भी सोचना है कि ये वेक्टर कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, मेरे पास लाइक पैरेलल शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर फ्री वेक्टर है और बड़े आसानी से इसको अगर लाइक पैरेलल शिफ्टिंग दे सकते हैं जिससे कि इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज ना हो, तो ऑटोमेटिक है कि वो वेक्टर को आप कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने मूव करके इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे आ गया है, क्योंकि एंगल मेजरमेंट करने के लिए हमको दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो एंगल कितना आ गया है, 180 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर अनलाइक पैरेलल वेक्टर होगा तो वो कौन सा फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं, लेट ए बी वेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं, सपोज ए वेक्टर कंसिडर करते हैं, ओके, यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं, सपोज 2i कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा वेक्टर सी डी, इसको हम लोग बी वेक्टर कंसिडर करते हैं, और चूंकि इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस मान लीजिए इसको 6i लेते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको मान लेते हैं 6i, इसको मान लेते हैं सपोज 2i मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ए बी का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ। मैग्नीट्यूड बढ़ाने का मतलब है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आप इतना समझ लीजिए, 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6i कैप इज इक्वल टू माइनस 2i कैप, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6i कैप इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2i कैप लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 6i कैप है ना, ये वाला माइनस 2i कैप है, यहाँ पे माइनस 3 रखेंगे तो हो जाएगा ना। देखिए तो जरा, हो गया। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 6i कैप क्या है, मेरा ए वेक्टर है, माइनस 3 इसको लेमडा मान लेता हूँ मैं, माइनस 2i कैप क्या है मेरे पास, ये आपको बी वेक्टर है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, जहाँ पे लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा, माइनस 3 आ रहा कि नहीं आ रहा। कहने का मतलब है वैसा वेक्टर जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यानी हम अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सिंपली बोला जाए तो अनलाइक वेक्टर
यानी वैसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, उसको हम लोग इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, जहां पे लेम्डा क्या होगा, एक निगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है ना। इसलिए दिमाग में सेट कर लीजिए कि इस तरह के वेक्टर यानी अनलाइक पैरेलल वेक्टर को ये फॉर्मेट दिया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे इस तरह, या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं, नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ द वेक्टर्स A and B, if the vectors A and B can be written or force written in the form of A is equal to lambda B, where lambda is negative real number, okay, तो then A and B must be unlike parallel vector, बात को समझिएगा। यहाँ पे जब अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स को, यानी ऐसा वेक्टर जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, उस तरह के वेक्टर को आप अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अगर कभी भी अगर आपको कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, अगर आपको ये फॉर्मेट में आपने लिख लिया या दिया हुआ है, तो आप गारंटी से आप समझ लीजिएगा कि A एंड B क्या होगा। मतलब इस फॉर्मेट में लिखा है मैंने, जहां पे लेम्डा एक निगेटिव रियल नंबर है, तो इसका मतलब गारंटी है कि वो वेक्टर्स क्या होगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होगा। यानी गारंटी है कि वो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी गारंटी है कि वो दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे अगर एग्जांपल में कंसीडर किया जाए, अगर लेट कंसीडर कर लेते हैं, ए वेक्टर कंसीडर कर लिया मान लीजिए 2i, बी वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं -6i। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। अगर हमको जानना है कि ये लाइक पैरेलल है या अनलाइक पैरेलल है, तो हमको इस फॉर्मेट में लिखना होगा A इज इक्वल टू लेम्डा, जहां पे अगर लेम्डा अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव रियल नंबर आ गया तो लाइक पैरेलल हो जाएगा, अगर लेम्डा निगेटिव रियल नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इस तरह से लिख सकते हैं 6i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -3 इंटू क्या लिख सकते हैं 2i। ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इज इक्वल टू -3, यानी यहाँ पे लेम्डा हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे बी इज इक्वल टू लेम्डा इंटू, अब लेम्डा को देखिए, लेम्डा क्या है मेरा, लेम्डा है इज इक्वल टू -3, दैट इज निगेटिव रियल नंबर है, निगेटिव रियल नंबर है कि नहीं। लेम्डा निगेटिव रियल नंबर है, इसका मतलब ए एंड बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए ए एंड बी विल बी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल केस ऑफ लाइक पैरेलल वेक्टर्स एंड स्पेशल केस ऑफ अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे लाइक पैरेलल वेक्टर क्या एक स्पेशल केस आता है, दैट इज नोन एज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स देखिए, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए हैं लाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में, उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे। कितना हो मैग्नीट्यूड होता, सिर्फ ये बात था कि वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री यानी सेम डायरेक्शन में होता तो हम उसको लाइक पैरेलल वेक्टर्स कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे इक्वल वेक्टर के केस में ये स्पेशल केस है लाइक पैरेलल वेक्टर का, यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, अगर हम
हम ऐसे वेक्टर का बात करें जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी ऐसे लाइक पैरेलल वेक्टर्स का बारे में बात करें जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो वेक्टर्स क्या कहलाता है? इक्वल वेक्टर्स कहलाता है। यहाँ पे लिखते हैं इफ द वेक्टर्स following the conditions, क्या कंडीशंस फॉलो कर रहा है? एक तो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री, और दूसरा जो कंडीशन ये है कि ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है मेरा वेक्टर्स, तो हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर्स हो रहा। एंगल बिटवीन देम विल बी 0, इसका मतलब हम किस तरह के वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं? लाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर्स कैसा होना चाहिए? लाइक पैरेलल वेक्टर्स होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए, सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक पैरेलल वेक्टर्स having same magnitude will be called as equal vectors, यानी ऐसा लाइक पैरेलल वेक्टर्स यानी जिसके बीच का एंगल 0 डिग्री यानी डायरेक्शन सेम है, ऐसा सेम डायरेक्शन वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, ये वेक्टर मैं कंसीडर करता हूँ ए बी वेक्टर, जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है वही सी डी वेक्टर का है ना। यहाँ पे देखिए इस दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा? आपको इक्वल वेक्टर्स कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर, एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर बराबर है किसके? डायरेक्शन ऑफ सी डी वेक्टर। तो ऑटोमेटिक है क्या हो जाएगा? इसीलिए ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर क्या कहलाएगा? लाइक वेक्टर, सॉरी इसको क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हम आपको बताए थे चूंकि ये इक्वल वेक्टर स्पेशल केस है किसका? लाइक पैरेलल का, यानी पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस है, यानी है ना। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई भी पैरेलल वेक्टर्स हो उसको A इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर, ये भी एक पैरेलल वेक्टर का स्पेशल केस है, इसीलिए हम इसको भी, इस तरह के वेक्टर को भी A इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मान लेते हैं लेट ए बी को A मान लेते हैं एंड सी डी को अगर मान लेते हैं B, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको मान लेते हैं ये वाला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, तो मान लेते हैं ये भी 2i और ये भी 2i, तो क्या होगा? 2i बराबर क्या हो जाएगा? 2i, यानी A बराबर क्या हो गया? B हो गया ना। यहाँ पे अगर लेमडा के बारे में बात करेंगे तो लेमडा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लेमडा B, वेयर लेमडा क्या हो जाएगा? हेयर लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी याद रखिएगा ये भी चूंकि पैरेलल वेक्टर है तो इसको भी A इज इक्वल टू लेमडा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको A इज इक्वल टू B इस तरीके से लिखा। ये भी A इज इक्वल टू लेमडा बी का फॉर्मेट है, बस यहाँ पे क्या है? लेमडा इज इक्वल टू 1 है, तो लेमडा जब 1 लीजिएगा तो A इज इक्वल टू B आ जाएगा। यानी किसी भी इक्वल वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या कभी भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि हम ऐसे वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जिसका डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि इक्वल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे
जो स्पेशल केस हम लोग को डिस्कस करना है वो अनलाइक पैरेलल वेक्टर का, यानी कि निगेटिव वेक्टर यानी अपोजिट वेक्टर के बारे में डिस्कशन करना है। तो आगे देखते हैं निगेटिव वेक्टर्स या हम इसको कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स। ओके, ये स्पेशल केस है अनलाइक पैरेलल वेक्टर का। हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, अगर हम ऐसा कहें कि अगर वैसा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो वैसा वेक्टर कहलाता है निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, द वेक्टर्स फॉलो द कंडीशंस। क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है मेरा वेक्टर्स? एक तो कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, और दूसरा जो फॉलो कर रहा है वो ये कि सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स का क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यानी कि अगर हम एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री का बात करें तो ऐसा वेक्टर जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। यानी कि हम अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स का स्पेशल केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरा ऐसा अनलाइक पैरेलल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स having same magnitude is known as negative or are known as negative और क्या कहते हैं इसको? नेगेटिव कहते हैं या अपोजिट वेक्टर्स कहते हैं, अपोजिट वेक्टर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये वेक्टर हमारे पास है ए बी और दूसरा वेक्टर मेरे पास है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो इस तरह का वेक्टर क्या कहलाएगा? निगेटिव वेक्टर्स कहलाएगा या अपोजिट वेक्टर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, सपोज हेयर मान लेते हैं कि ए बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? सी डी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा। ओके, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 यूनिट्स हो रहा। ओके, डायरेक्शन का बात किया जाए तो डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सी डी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि ए बी जो वेक्टर है उसको हम मान लेते हैं सपोज 2i कैप ए बी का डायरेक्शन, सी डी वेक्टर का डायरेक्शन अगर मान लेते हैं सपोज, इसको अगर हम स्मॉल ए वेक्टर से दिखा रहे हैं तो इसको मान लेते हैं 2i कैप। सी डी वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इसको क्या कहेंगे? -2i कैप। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि ये भी एक पैरेलल वेक्टर के श्रेणी में आता है तो कोई भी पैरेलल वेक्टर्स हो, चाहे लाइक पैरेलल हो चाहे अनलाइक पैरेलल हो, उसको हम लोग a = λb के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए 2i = -2i, यानी कि ये जो है दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? इसको मान लेते हैं सपोज बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा? -b वेक्टर। यानी जो अपोजिट वेक्टर है या निगेटिव वेक्टर है उसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे -1 लिए हैं, तो लैम्डा -1 लीजिएगा तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हेयर लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 हो गया। या कभी ऐसा कह सकते हैं, कभी आपने a = λb का फॉर्मेट लिखना चाहा, लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गया,
यानी ऐसा फॉर्मेट आ गया, तो आप कह सकते हैं कि हम कौन से वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपोजिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या उसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी ऐसे वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बीच का एंगल 180 डिग्री है, यानी उसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको, कोई भी वेक्टर है उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट अस कंसीडर द लाइन सेगमेंट, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट ए बी कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए तो जरा सा, अगर हम ए बी को इस तरीके से, ये वाला लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब ऐसा लाइन जिसका लेंथ फिक्स हो रहा, तो लेंथ फिक्स कर दिया है, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला भी एंड पॉइंट फिक्स हो गया है। हाँ, तो ये क्या बन गया है, लाइन सेगमेंट बन गया। हम आपको बताया था कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाने के लिए आपको लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन देना होगा। तो चाहे आप ये डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे आप ये डायरेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम एक बार ये डायरेक्शन देते हैं, एक बार अगर हम इसको ये डायरेक्शन देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, इसको कहते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को दो ही डायरेक्शन ना दे सकते हैं, एक बार ये डायरेक्शन देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं बी ए वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए तो ज़रा सा, अगर हम ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर के बारे में बात करें तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि दोनों सेम लाइन सेगमेंट से जन्म लिया है, यानी दोनों का लेंथ सेम है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हम ऐसे वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट से निकला है, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट ले रहे हैं। तो जस्ट अपोजिट ले रहे हैं डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हम इस वेक्टर्स को निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर्स नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर एक लाइन सेगमेंट से संबंधित अगर वेक्टर का बात किया जाएगा तो हम निगेटिव वेक्टर बड़े आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, क्योंकि ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर्स है, और अपोजिट वेक्टर्स को हम लोग ए इज इक्वल टू माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, बड़े आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।